हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग क्लास 11 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसका थ्योरी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। थ्योरी का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है वन शॉट का। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स की। तो एक एक करके देखते हैं न्यूमेरिकल्स आपके बुक में किस तरीके से दिया हुआ और एक एक न्यूमेरिकल्स को हम लोग डील करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो रेडी हो जाओ। और पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बिना कोई टाइम पास किए हम चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ये मेक श्योर करना कि आपके पास जो थियरी वाला पार्ट है वो आपके पास है आपके सामने, या फिर आपको जो भी फॉर्मूले हैं, डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, वो सारा थियरी क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है, आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता है कि समझ में नहीं आएगा। तो आपने जो भी पढ़ाई की है एक बार रिवीजन कर लेना सारी थियरी का, और रिवाइज करने के बाद ही आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो डायमेंशन कैसे निकालते हैं सब कुछ मैंने पढ़ाया है, एक बार देख लेना कि डायमेंशंस कैसे निकालते हैं और जो भी क्वांटिटीज होता है उसका डायमेंशंस क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने थियरी में कर रखा है। जो भी डायमेंशंस, एरर, यूनिट्स और क्या था उसमें, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वो सारी चीजें आप एक बार वापस से रिवाइज कर लेना, फिर इसके ऊपर आना, ताकि आपको फिर क्लियरली अच्छे से समझ में आया सब कुछ। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी L रूट ऑफ L बाय G, L बीइंग द लेंथ एंड G बीइंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें इस क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है। तो मान लेते हैं इस क्वांटिटी को हम लोग A अज्यूम कर लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू L अंडर रूट L बाय G। तो हमें इसका डायमेंशन निकालना है। इसका डायमेंशन निकालना है, इसका मतलब क्या, हमें A का डायमेंशन निकालना है। सो A का डायमेंशन इज इक्वल टू L का डायमेंशन डिवाइडेड यहां पे मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट L बाय G का डायमेंशन, बराबर। इस तरीके से हमको डायमेंशन, एक सेकेंड, ऐसे डायमेंशन निकालना है। अब देखो L का डायमेंशन और G जो है एक्चुअली में एक्सेलरेशन है, राइट। तो आप अगर देखोगे तो L का डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताओ, L1 हो जाएगा लेंथ, और यहां पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट L बाय G। ध्यान से देखो, अब रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ। रूट का मतलब होता है L बाय G, अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। तो पावर आप डायमेंशन के बाहर ले सकते हो, रूट का मतलब पावर 1/2 है, तो पावर आप डायमेंशन के बाहर ले सकते हो। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करोगे तो L1 हो जाएगा, और फिर से यहाँ पे लेंथ आया तो L1, और एक्सेलरेशन G क्या होता है, एक्सेलरेशन। सो G का डायमेंशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन का डायमेंशन। अब एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए। एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, और वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इज काइंड ऑफ लेंथ ओनली, मतलब उसका डायमेंशन लेंथ के इक्वल होगा। तो L1 और यहाँ पे T2 ऊपर आ जाएगा, तो L1 T-2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L1 T-2। ये ऊपर अगर जाएगा तो ये डायमेंशन में ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आपका एक्सेलरेशन G मतलब एक्सेलरेशन ही होता है, उसका डायमेंशन L1 T-2 होता है। तो आप नीचे लिखोगे L1 T-2 और इसका पावर 1/2। आगे बढ़ते हैं। सो A का डायमेंशन आपका हो जाएगा, यहाँ पे L1 है तो यहाँ पे L1, और अब देखो यहाँ पे L1 और L1 ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, T ऊपर चला जाएगा। तो जब T-2 ऊपर जाएगा तो +2 बन जाएगा, नीचे हुआ ऊपर जाएगा +2 बन जाएगा, और उसका पावर 1/2। तो यहाँ पे आप देखो इंडेक्स के रूल के हिसाब से पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 × 1/2 हो जाएगा 1। सो फाइनली इट इज L1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा T1, और यू कैन सिंपली राइट L1 T1। आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो, या चाहिए तो आप इसको M0 लिख दो। M0 वैसे जिसका डायमेंशन 0 होता है उसको आप नहीं भी लिखोगे तो चल जाता है, तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, या फिर फाइनली आप M0, क्योंकि हम M, L और T जनरली ये तीनों यहाँ पे मेंशन करते हैं, M, L और T, मास, लेंथ और टाइम। तो ये साइड वाली चीज है। तो ये आपका डायमेंशन आ गया, जो भी हमने क्वांटिटी A देखा था, A मतलब ये वाला, इसका डायमेंशन M0 L1 T-1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन विद चार्ज E enters a uniform magnetic field B with a velocity V. The velocity is perpendicular to the magnetic field. The force on the charge E is given by this. तो फोर्स का वैल्यू देके रखा है BeV. Obtain the dimension of B.
और हमें b का डायमेंशन चाहिए, तो b का फॉर्मूला निकालो, b इज इक्वल टू एफ अपॉन ई वी। अब यहाँ पे देखो हम डायमेंशंस की बात करेंगे, तो f का जो डायमेंशन होता है फोर्स का, मैंने बताया था आपको याद रखना है m1 l1 t-2, आप निकाल भी सकते हो साइड से, पर मैंने सारा डायमेंशंस कैसे फोर्स का कैसे डायमेंशन आएगा ये वाला वो सब निकाल के रखा है वीडियो में, लेक्चर में। तो आपको एटलीस्ट फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इतने का जो डायमेंशंस याद होना चाहिए। ओके, तो वो लिस्ट पूरा देख के रखा है, उसको सॉल्व भी करवाया था, एक बार आप वीडियो देख लेना अगर नहीं देखा है तो। ये फोर्स हो गया। आप देखो E का मतलब होता है चार्ज, E का मतलब क्या होता है? चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? चार्ज का फॉर्मूला करंट के हिसाब से जाएंगे हम लोग। हमें पता है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो करंट को मैं आई ले रहा हूं, यहाँ पे चार्ज आपका यहाँ पे E है और टाइम हम T ले रहे हैं, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू टी। तो अगर हम E का डायमेंशन देखेंगे तो वो हो जाएगा I1 और टाइम T1। I मतलब आपका करंट हो गया, तो E का डायमेंशन यहाँ पे देख सकते हो आप, I1 करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और V जो है वेलोसिटी, मैंने बताया था वेलोसिटी का डायमेंशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट L1 अपॉन टाइम T1, पर ये T1 को ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा, तो आपका ये आ गया वेलोसिटी का L1 T-1। तो अब आप देखो यहाँ पे कि B का डायमेंशन अगर हमें चाहिए तो B का डायमेंशन इज इक्वल टू F का डायमेंशन अपॉन E का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय V का डायमेंशन, सारे वैल्यूज डाल दो। फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2, तो m1 l1 t-2, चार्ज का डायमेंशन I1 t1, और वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो यहाँ पे हो जाएगा L1 t-1। तो फाइनली आपका जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा बताओ? m1 तो वैसे रहने वाला है, m1 छोड़ दो वैसे ही। L देखो यहाँ पे, यहां से ये L1 और ये L1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L1 तो गया, L को जाने दो। T का देखते, T1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो L 0 हो जाएगा, और T1 और -1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ T-2, और फाइनली I को ऊपर लेके चले जाओगे तो I-1 बन जाएगा। तो आपका डायमेंशन आ गया m1 l0 t-2 I-1। ये रहा आपके B का डायमेंशन जो पूछा गया था। B इज मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर, उसका डायमेंशंस m1 l0 t-2 I-1। ओके, अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई काहे गिर जा रहा है बार बार, एक सेकेंड ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, डिराइव द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल हैविंग मास m एंड वेलोसिटी v यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। फॉर्मूला ढूंढने की बात हो रही है, तो हमने थियरी में टाइम पीरियड का फॉर्मूला ढूंढना था सिंपल पेंडुलम का, तो यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा है किसका? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल का, और इन्होंने बताया है कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो ऐसे केस में आप कैसे ढूंढोगे फॉर्मूला? डायमेंशनल एनालिसिस से। तो पहला काम आपको ये करना है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, एक कांस्टेंट ले लो, और फिर जिन जिन चीजों पे डिपेंड करता है वो लिख लो, और हमें पता ये नहीं है कि उसके किस पावर पे डिपेंड करता है, तो हम क्या करेंगे, एक का पावर a ले लो, दूसरे का पावर b ले लो, या आप x ले लो, y ले लो, जो भी है, x y भी ले सकते हो, a b c d भी ले सकते हो। बुक्स में x y से साथ सॉल्व किया रहेगा तो आप x y भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे a और b ले रहा हूँ। तो मास का पावर हमें नहीं पता है तो a। अब वैसे बोलोगे सर हमें तो पता है, अरे भाई तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², लेकिन यहाँ पे हमें डायमेंशन एनालिसिस से ये फॉर्मूला निकालना है, तो इसका मतलब मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ये तो इन्होंने बताया, पर कैसे डिपेंड करता है हमें नहीं पता। अगर पता होता तो डायरेक्ट लिख देंगे, पर इनके हिसाब से हमें मान के चलना है कि नहीं पता है, और वही पावर हमें ढूंढना है ताकि फॉर्मूला बन जाए। तो चलो देखते हैं। डायमेंशन एनालिसिस के हिसाब से दोनों साइड का डायमेंशन सेम हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन इज इक्वल टू इसका डायमेंशन इज इक्वल टू इस वाले हिस्से का डायमेंशन m⁴ v⁴ के। अगले स्टेप में आपको क्या करना है कि k जो है वो एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो आप अगले स्टेप में k को उड़ा दो, डायमेंशन से k को उड़ा सकते हो, तो k हटा दो, ये हो जाएगा m⁴ का डायमेंशन v⁴ का डायमेंशन। आप डायमेंशंस में क्या कर सकते हो, जो आपका पावर है वो बाहर ले सकते हो, तो m का पावर a, v का पावर b, m1 होता है, इसका डायमेंशन m1 हो जाएगा, और वेलोसिटी का भी डायमेंशन देखा था L1 t-1, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उसके बाद आप यहाँ पे अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये m⁴ यहाँ पे हो जाएगा L⁴ b और t⁻⁻1 × b -b।
और अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन करवाया था m1l2t-2। वर्क डन और किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो m1l2t-2 है। कई बार हम लोग थियरी में कर चुके हैं। कोई भी एनर्जी हो और वर्क डन हो उसका डायमेंशन m1l2t-2। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सबका डायमेंशन आपको याद होना चाहिए। अब यहां पे देखो आप इक्वेट कर दो, m1 m1 के इक्वल हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू m(a). दूसरा l2 l2 के इक्वल हो जाएगा, और तीसरा t(-2) t(-b) के इक्वल है, t(-2) t(-b) के इक्वल है। तो इनका क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यहाँ पे -b इज इक्वल टू -2 से फिर से b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो फाइनली आपको a इज इक्वल टू a और b इज इक्वल टू 2 मिलेगा। अब फिर से आप पहले वाले फॉर्म में चलो, पहले वाला जो आपने अज्यूम किया था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k m(a)v(b) पे आ जाओ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि m का पावर a है मतलब 1 है, और v का पावर b मतलब 2 है। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास आ गया kmv²। और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो हाफ mv² होता है, पर वो हाफ आप यहां से डायमेंशन एनालिसिस से पता नहीं कर पाओगे। तो डायमेंशन एनालिसिस से जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू हम नहीं पता कर सकते, वो एक्सपेरिमेंटली पता किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे छोड़ देना है क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस से के नहीं पता चलेगा। यही आपका फाइनल आंसर है। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, एन ऑब्जेक्ट is falling freely under the gravitational force. Its velocity after traveling a distance h is v. If v depends upon gravitational acceleration g and distance, prove with dimension analysis that v is equal to k root of gh. Okay, तो डायमेंशन एनालिसिस से आपको ये प्रूव करना है कि v is equal to k root of gh होता है। चलो ठीक है, तो जो वेलोसिटी है v क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है। अब हमें देखो ये बताया गया कि v किस पे डिपेंड कर रहा है, बताओ। v डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और डिस्टेंस। तो जो नीचे गिर रहा है उसका डिस्टेंस h हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस इज नथिंग बट h। तो इसका मतलब जो नीचे वेलोसिटी, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ते हो तो नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो जाती है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, h ट्रैवल करेगा, उतना ज्यादा वेलोसिटी हमें दिखता है कि है। तो एक तो h पे डिपेंड करेगा और दूसरा g पे डिपेंड करेगा, वही दिया हुआ है, तो दो चीजों पे डिपेंड करता है। अब फॉर्मूला निकालने के लिए, इस फॉर्मूले तक आने के लिए डायमेंशन एनालिसिस का यूज करना है। और पहला स्टेप क्या है बताओ, जैसे हम लोगों ने इसके अंदर किया था, पहले कोई कांस्टेंट एज्यूम करो और उसके बाद फिर पहले तो कांस्टेंट एज्यूम करो v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, उसके बाद जिन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है वो लिख दो। g पे डिपेंड कर रहे हैं, h पे डिपेंड कर रहे हैं, g लिख दो, h लिख लो, और दोनों का पावर एज्यूम कर लो a और b। आप x और y भी एज्यूम कर सकते हो, a और b भी कर सकते हो, मैं a और b कर रहा हूं। चलिए अब दोनों तरफ का डायमेंशन आपको इक्वेट कर देना है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन k g(a) h(b) का डायमेंशन। अगले स्टेप में क्या करना है, आपको k हटा देना है क्योंकि वो एक नंबर है, कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन नहीं होगा, तो k हटा दो। तो यहां पे बन जाएगा g का डायमेंशन और h का डायमेंशन, पावर मैंने बाहर ले लिया। अब देखो वेलोसिटी का डायमेंशन जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम L1t-1। एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम लोगों ने अभी निकाला था, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दो, मतलब एक और टाइम आ जाएगा t⁻²। ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन, और h मतलब हाइट मतलब लेंथ होता है, तो ये हो जाएगा L⁻b। तो एक्सेलरेशन जो है उसका डायमेंशन अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले निकाला था, तो L1t-1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा L⁻a। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -2 × a और यहाँ पे L⁻b हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे कि L⁻1 t⁻−1, और यहाँ क्या हो जाएगा L⁻a L⁻b मतलब L⁻a+b और t⁻−2a। तो ये दोनों तरफ इक्वल है, L के पावर को L के पावर से इक्वेट करो, 1 इज इक्वल टू a+b, तो 1 इज इक्वल टू a+b हो जाएगा। बहुत बढ़िया। दूसरा साइड, दूसरा यहाँ पे देखो -1 -2a के इक्वल होगा, t का पावर -1 -2a के इक्वल होगा। यहां से आपको a इज इक्वल टू, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और ये वैल्यू जब यहां सब्स्टिट्यूट करोगे आप
तो 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस बी, b इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो आपको b का वैल्यू भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आप देखोगे कि आपको a का वैल्यू 1/2 आया, b का वैल्यू 1/2 आया। आप फिर से इस फॉर्मूले पे आ जाओ, v इज इक्वल टू k g रेस टू a h रेस टू b, दोनों का वैल्यू 1/2 है, तो g रेस टू 1/2 h रेस टू 1/2, और पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, पावर 1/2 का मतलब रूट होता है। तो आप ये रूट कॉमन ले सकते हो, अंडर रूट जी बाय, अच्छा जी एच आएगा ना, सॉरी बाय कहां से का, कॉमन ले लो आप उसको, जी, एक सेकेंड भाई एक सेकेंड, जी एच, यही आपको प्रूव करना था। v जो होगा वो अंडर रूट के, सॉरी के अंडर रूट जी एच हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बच्चों आपके सामने ये रहा, और ये भी डायमेंशंस का ही क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। ओके, सो बोला ये गया है कि v इज इक्वल टू, ये पूरा दे रखा है, a t प्लस बी अपॉन टी प्लस सी प्लस वी नॉट इज अ डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन। बोल रहा है कि ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a b and c where v is velocity, t is time and v naught is initial velocity। यहां पे v वेलोसिटी है, t टाइम है, v नॉट भी वेलोसिटी है, और बोला ये है कि a b और c का डायमेंशन आप पता करो। अब देखो, कोई डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से हर टर्म का डायमेंशन सेम हो जाएगा, हर टर्म का डायमेंशन सेम होगा। दूसरी बात यह है कि आप दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड करोगे, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन में ही ऐड कर सकते हो। ये तो होगा नहीं कि आपने वेलोसिटी को फोर्स में ऐड कर दिया या टाइम को एक्सेलरेशन में ऐड कर दिया। ऐड या सब्ट्रैक्ट करना तभी पॉसिबल है जब क्वांटिटी सेम हो। आप अलग अलग क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इस हिसाब से हर टर्म का डायमेंशन सेम हो जाता है। तो ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन इस केस में सेम इसलिए होगा, और वो सी के डायमेंशन के इक्वल भी होगा, क्योंकि ए और बी दोनों सेम क्वांटिटी है। बीच में प्लस और माइनस है ना, बीच में अगर प्लस और माइनस हो इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी सेम होगा, तो ही आप ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हो, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो जाएगा, और जो मिला है वो भी सेम क्वांटिटी होगा। फोर्स को फोर्स में ऐड करोगे तो जो मिलेगा वो भी फोर्स ही मिलेगा ना। तो इसका मतलब ये तीनों सेम क्वांटिटी है, तीनों का डायमेंशन सेम हो जाएगा। तो आप यहां पे देखो कि दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अगर आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन बीच में दिख रहा है, मतलब ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम है, राइट। इन फैक्ट अगर आप नीचे ध्यान से देखो तो ये t टाइम बोला है और t प्लस सी बोला है, तो t प्लस सी मतलब टाइम में टाइम ही ऐड हो सकता है। तो अगर ये टाइम है तो इसका मतलब क्या, c भी क्या होगा, टाइम ही होगा। सो c इज टाइम, और ये कैसे, c, एक सेकेंड, c इज टाइम, और रीजन क्या दोगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से आप सेम दो फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हो। तो इस हिसाब से c क्या होगा, टाइम हो गया। अगर c टाइम है तो डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, t1। या तो आप t1 लिखो या फिर m0 l0 t1। वैसे 0 0 वाले आप नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, सीधा t1 भी चल जाएगा। तो ये c का डायमेंशन आ गया आपका। चलो बहुत बढ़िया, c का डायमेंशन हो गया। अब हमें b का डायमेंशन निकालना है और a का डायमेंशन निकालना है। फिर से देखो, क्योंकि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी तीनों सेम होंगे, क्योंकि तीनों को ऐड कर रहे हो ना आप। तो यहां पे at का डायमेंशन b बाय टी प्लस सी का डायमेंशन और v नॉट का डायमेंशन सेम होगा। तो मैं ये लिख रहा हूं यहां पे, बाय अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, at, क्योंकि हर टर्म का डायमेंशन सेम होता है। at का डायमेंशन हर टर्म का, b अपॉन टी प्लस सी का डायमेंशन और v नॉट का डायमेंशन। क्योंकि आप सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हो, तो ये क्वांटिटी ये क्वांटिटी ये क्वांटिटी सेम हो जाएगा, और सेम है तो तीनों का डायमेंशन भी सेम होगा, सेम हो गया। अब यहां से देखो, इस इक्वेशन से, इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूं, आप इसको इसके साथ इक्वेट कर दो, at और v नॉट का डायमेंशन। सो at का डायमेंशन इज इक्वल टू v नॉट का डायमेंशन फ्रॉम 1। नाउ हमें पता है कि v नॉट वेलोसिटी है, यहाँ पे देख रखा है v नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी। अब वो इनिशियल रहे या फाइनल उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें बस क्वांटिटी से लेना देना है। v नॉट वेलोसिटी है तो यहाँ वेलोसिटी का डायमेंशन डाल दो,
अच्छा यहाँ पे क्या होगा बताओ, a का डायमेंशन, t का डायमेंशन इज इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है L1 t माइनस वन। अब कई बार कर चुके हैं कई बार हम कर चुके हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन L1 t माइनस वन होगा। यहां पे हो जाएगा ये a का डायमेंशन और ये t का डायमेंशन, तो t1 हो जाएगा, टाइम है L1 t माइनस वन। इसको वहां भेज दो तो a का डायमेंशन इज इक्वल टू L1 t माइनस वन अपॉन t1, तो a आपका हो जाएगा L1, अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। सो आपका एक्सेलरेशन का भी, सॉरी एक्सेलरेशन बोल रहा हूं मैं, a का भी डायमेंशन आपका आ गया, a का डायमेंशन L1 t माइनस टू। ओके, वैसे है एक्सेलरेशन, ही डायमेंशन से पता चलता है, लेकिन वहां पे दिया नहीं है तो हम a ही बोलेंगे। a का डायमेंशन L1 t माइनस टू आ गया। आप इसको m0 लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बचा क्या बताओ, b का डायमेंशन बच गया। तो फिर से आप इस इक्वेशन पे आओ और अब इस बार इन दोनों को इक्वेट कर दो, b अपॉन टी प्लस सी का डायमेंशन, b अपॉन टी प्लस सी का डायमेंशन और v नॉट का डायमेंशन सेम होगा, ये इक्वेशन 1 से। चलो फटाफट देखते हैं, ये b का डायमेंशन और नीचे देखो t प्लस सी जो है वो टाइम ही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा टाइम का डायमेंशन, और टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा t1 हो जाएगा। देखो ये पूरी क्वांटिटी टाइम है, टाइम को टाइम में ऐड करोगे तो जो t प्लस पी मिलेगा आपको वो भी टाइम ही होगा, और टाइम का डायमेंशन t1 होता है। v नॉट का डायमेंशन L1 t माइनस वन विच इज वेलोसिटी, और इसको वहां भेज दोगे तो b इज इक्वल टू L1 t माइनस वन t1, इसको वहां भेज दो, -1 + 1 0 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू L1 t0, या आप सिंपली L1 लिख दोगे तो भी चलेगा। तो ये b का डायमेंशन आपका आ गया, या तो L1 लिखो या आप ऐसे भी लिख सकते हो m0 L1 t0। मैं फिर बता रहा हूं, 0 वाला आप नहीं लिखोगे तो भी चल जाता है। तो ये हो गया आपका b का डायमेंशन, a का डायमेंशन, b का डायमेंशन और c का डायमेंशन यहाँ पे t⁻⁻1 या फिर m0 L0 t⁻⁻1। तो भाई आ गया आपका जो निकालने बोला था वो फाइनली आ गया, 3 चीजों का डायमेंशन निकालने बोला था और हमने फटाफट सॉरी तीनों का डायमेंशन निकाल दिया। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अब देखो यहां पे मेरे हिसाब से एरर वाला क्वेश्चन है, तो यहां से हम एरर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक डायमेंशन वाला क्वेश्चन कर रहे थे, ये वाला पार्ट जो है आपका वो एरर वाला पार्ट है, तो यहां से हम एरर के क्वेश्चंस करेंगे। तो एरर के सारे जो डेफिनेशंस है, कॉन्सेप्ट्स वो आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो वन शॉट वीडियो मैंने बना रखा है, आप वहां पे जाओ देखो और फिर आ जाओ। बिना थ्योरी के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे भाई। चलो आओ देखते हैं। In a workshop, a worker measures the length of a steel plate with a vernier caliper having a least count 0.01 centimeter. 4 such measurements of the length yielded the following values. अब जो मेजरमेंट्स है देखो, ये 4 मेजरमेंट्स आपको देके रखा हुआ है। फाइंड द मीन लेंथ, मीन वैल्यू निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द लेंथ। तो सबसे पहले मीन लेंथ ले लेते हैं। मीन मतलब होता है एवरेज, और आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं। पहले तो सबको ऐड कर दो, सो 3.11 प्लस 3.13 प्लस 3.14 प्लस 3.14, और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो। तो 4 नंबर है, 4 से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। और बताओ, अब ऐड करो भाई, 4 4 8 9 10 11 12 2, और उसके बाद फिर 1 + 1 2 3 4 5 और 3 3 6 3 9 3 12 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 बराबर। तो ये आ गया आपका 3.13 सेंटीमीटर, दैट इज योर ए मीन। चलो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जहां पे बोला गया था कि हमें मीन लेंथ निकालना है। हो गया मीन लेंथ, दिस इज योर मीन लेंथ। मीन लेंथ, मीन वैल्यू लेंथ का हो जाएगा, मतलब एवरेज निकालना था। अगला क्या बोला है, फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो पहले एक एक करके एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हो आप, डेल्टा A1 इज इक्वल टू, आप क्या करो, जो आपका मेजरमेंट है उसमें से मीन माइनस कर दो। तो 3.11 माइनस 3.13, और चाहे वैल्यू नेगेटिव आया पॉजिटिव हम मॉड में लेते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर जब निकालते हैं तो मॉड में निकालते हैं, मतलब सबका डिफरेंस लेना है ए मीन के साथ।
जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें इससे आपको मीन का वैल्यू निकालना है, तो ये आपका एब्सोल्यूट एरर होगा। तो पहले हम चारों में एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, और डिफरेंस नेगेटिव आए तो भी पॉजिटिव लेना है क्योंकि मॉड में है, मॉड में ये आपका एब्सोल्यूट एरर निकाला जाता है। तो अब आप देख सकते हो कि इसका वैल्यू जो है वो 0.02 आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 0.02 माइनस 0.02 होगा, लेकिन मॉड में लिया तो 0.02 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं डेल्टा A2 सेकंड वाला। तो सेकंड वाला आपका फिर से वैल्यू क्या 3.13 है, उसमें से अगर आप 3.13 माइनस करोगे तो आपको 0 मिलेगा। डेल्टा A3 अगर देखोगे तो आपका वैल्यू 3.14 है, उसमें से अगर 3.13 निकालोगे तो 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। और फाइनली आपका डेल्टा A4 है, यहाँ पे डेल्टा A4 में आपका लास्ट वाला वैल्यू क्या 3.14 है, तो 3.14 माइनस 3.13, तो ये भी आपका 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 0.02, 0.01 और 0.01 ये आपके एब्सोल्यूट एरर्स है। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए इन सब का एब्सोल्यूट एरर का आपको मीन लेना पड़ेगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो होता है डेल्टा ए मीन, ऐसे लिखते हैं। और जो भी एब्सोल्यूट एरर आपने अब यहाँ पे निकाल रखा है डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4, इन सारे एब्सोल्यूट एरर्स का अगर आप मीन ले लोगे, एवरेज ले लोगे, एवरेज लेने के लिए 4 से डिवाइड कर दो ऐड करके, तो ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या है 0.020, सो 0.020 एंड देन यू हैव 0.01, 0.01 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। देखो 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.01, तो ये 234 हो जाएगा। दैट इज 0.04 डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट बिकम 0.01 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। और फाइनली जो ये केस यहाँ पे आपका है मीन एब्सोल्यूट एरर तो हो ही गया। द परसेंटेज एरर इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द लेंथ, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर निकालना आसान है, आपको पता है मीन एब्सोल्यूट एरर में परसेंटेज एरर यही निकाल लो। चलो परसेंटेज एरर निकालना आसान है, ये आ गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, परसेंटेज एरर में आपको क्या करना है, परसेंटेज एरर में पहले रिलेटिव एरर निकालना है। रिलेटिव एरर आप कैसे निकालते हो, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन, ये हो गया आपका रिलेटिव एरर, दिस इज रिलेटिव एरर। और जब आप इसमें 100 मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये बन जाता है परसेंटेज एरर परसेंट में। तो बस सिंपल है, बताओ डेल्टा ए मीन कितना है 0.01, 0.01 डिवाइडेड बाय ए मीन कितना आया था आपका 3.13, 3.13, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। अब ये भाई यहां पे निकालना पड़ेगा 0.01 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 1/3.13, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मेरे हिसाब से इसको आप सॉल्व कर लेना यार, ये मेरे हिसाब से लॉग से सॉल्व होगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 3.13 दैट गिव्स यू 0.319, इसको सॉल्व करोगे तो 0.319 आ जाएगा। सो 0.319%, और यू कैन सिंपली राइट 0.32%, 0.32%। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं क्या, सही रहेगा, बहुत ही कंजस्टेड दिख रहा है। इसको ऊपर कर देते हैं, आजा 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 भाई आजा, हाँ ये रहा, चलो ठीक है। ओके तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, इसको हटा देता हूं मैं, इसको सॉल्व कर लेना। 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 100 और अपॉन 3.13 करोगे तो 0.319% या फिर 0.32% आ जाएगा, इसको अप्रोक्सीमेटली लो। तो ये आपका क्या आ गया, परसेंटेज एरर आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम निकालते हैं यहाँ पे मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर। ओके चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है जैसा हमारा पिछला क्वेश्चन था। इन ओम्स एक्सपेरिमेंट्स द वैल्यूज ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस वर फाउंड टू बी, ये अननोन रेजिस्टेंस के वैल्यूज हैं, उप्स सॉरी क्या हो गया भाई, हाँ ये रेजिस्टेंसेस के वैल्यूज हैं, ये 4 वैल्यूज आपको देख के रखा हुआ है। कैलकुलेट मीन
एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तीनों एरर निकालना है आपको, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। लेकिन वो एरर निकालने के पहले आपको मीन वैल्यू निकालना होगा, चाहे पूछे ना पूछे, आपको मीन वैल्यू तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप निकाल नहीं पाओगे एरर। तो मीन वैल्यू के लिए आप क्या करोगे बताओ, पहले सबको ऐड करो, ऐड करो भाई, ऐड करो, और उतने ही नंबर से आप वो नंबर से डिवाइड कर दोगे। 4 है तो 4 से डिवाइड कर दोगे। चलो बताओ मीन वैल्यू क्या आएगा इसका, 5 + 2 7, 9 7 16 17 18, 8 1, 1 + 2 3, 3 + 1 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, एक सेकेंड, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 और ऊपर से एक आपका कैरी भी था तो 5 8 हो जाएगा, सॉरी, अरे, और उसके बाद फिर 6 4 24, so 24.58 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 6 24, 4 1 4 और 4 4 16, 4 5 20, कुछ इस तरीके से आ जाएगा 6.145 मीटर। अब देखो आपका जो वैल्यू है, अगर सारे वैल्यूज 2 डेसिमल तक है तो आपको इसको भी 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और रूल के हिसाब से अगर ये राउंड ऑफ करते हो, ये इवन नंबर के बाद जब 5 आता है तो राउंडिंग ऑफ में आपका वो हट जाता है, तो ये 6.14 ओम आ जाएगा। ठीक है, 2 डेसिमल है तो आपका जो मीन वैल्यू है वो भी 2 डेसिमल तक होना चाहिए। अब आगे अगर आप 5 लेकर भी सॉल्व कर दोगे तो वैसे कोई गलत नहीं देगा, पर मैं ये जो रूल क्या कहता है कि आपका जो वैल्यू आया मीन वैल्यू, वो एक्चुअल वैल्यू माना जाता है। एक्चुअल वैल्यू में डेसिमल ज्यादा नहीं हो सकते आपके जो भी कैलकुलेटेड वैल्यूज है उससे, पर रूल फॉलो नहीं करते। मैंने कुछ नोट्स में भी देखा, जो मार्केट में फेमस नोट्स है उसमें भी इन्होंने 5 लेकर ही आगे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। इवन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी वही काम किया हुआ है सॉल्व एग्जाम्पल में। तो रूल तो यही कहता है आपको राउंड ऑफ करना है। अगर यहाँ पे 2 डिजिट दे के रखा है तो आपको डेसिमल के बाद मीन वैल्यू में भी उतनी डिजिट्स आनी चाहिए। चलो ए मीन मिल गया, उसके बाद हम क्या करते हैं बताओ, फिर हम निकालते हैं मीन नहीं निकालते, पहले हम एब्सोल्यूट एरर्स निकालेंगे, डेल्टा A1 डेल्टा A2। अब एब्सोल्यूट एरर में करते क्या है, जो भी आपका वैल्यूज मेजर किया है उसमें से मीन वैल्यू माइनस करोगे, तो 6.12 माइनस 6.14, और अगर नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए आपको लेना पॉजिटिव है क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यूज है, ये मॉड में डाल के रखा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 0.02 माइनस आएगा लेकिन वो माइनस हट जाएगा बाद में, 0.02। फिर सेकेंड एब्सोल्यूट एरर, सेकेंड मिरर रीडिंग में क्या होगा, 6.09, तो 6.09 माइनस 6.14, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गया तो 0.05। हाँ, उसके बाद आपका तीसरा रीडिंग जो है A3, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, डेल्टा A3 थर्ड रीडिंग का 6.22 माइनस 6.14, तो 6.22 माइनस 6.14, सॉरी, और ये आपको देगा रीडिंग कितना हो जाएगा, ये 22 में से 14 गया तो 6 7 8, 0.08। ठीक है, ओके आगे बढ़ो। अगला A4, डेल्टा A4 विल गिव यू 6.15 माइनस 6.14, सब में से 6.14 ही माइनस करना है, और ये हो जाएगा आपका 0.01। तो फाइनली आपके सारे एब्सोल्यूट एरर्स आ गए। इसका मीन निकाल लो, आपको मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A मीन कैसे निकालोगे, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा देखो, 0.02, 0.05, 0.02, 0.04, 0.05, 0.08 और 0.01 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से आप देखो क्या हो जाएगा, 8 5 13 14 15 16, 0.16 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 0.04 ओम। ये आपका ए मीन आ गया, डेल्टा ए मीन। अब उसके बाद आपको निकालना है रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। देखो रिलेटिव एरर जब आप निकालते हो, रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है,
ऊपर लिखना है डेल्टा ए मीन और नीचे लिखना है आपको ए मीन, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, ये आपका होता है रिलेटिव एरर। तो डेल्टा ए मीन का वैल्यू क्या है 0.04, 0.04 डिवाइड बाय ए मीन का वैल्यू क्या है, ए मीन का वैल्यू यहाँ पे आपको 6.14, तो 6.14 तो ये हो जाएगा आपको 4/614। अब देखो बच्चों ये वाला वैल्यू जो आप कैलकुलेटर बोल रहा हूं मैं, लॉग से आपको सॉल्व करना होता है, लॉग टेबल से। आई होप लॉग टेबल के बारे में आपको आइडिया होगा, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करने जाओगे तो इट विल टेक सम टाइम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली 0.0065 अप्रोक्सीमेटली 0.0065, ये आपका रिलेटिव एरर आ गया। अब यहां पे आपको क्या करना है, परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर जो होता है वो क्या होता है, रिलेटिव एरर में 100 मल्टीप्लाई कर देना बस, रिलेटिव एरर डेल्टा ए मीन अपॉन, एक सेकेंड इसको फिर से मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि प्रॉपर आ पाए। चलो भाई साइड हो जा, साइड हो जा, साइड हो जा, यस। देखो तो परसेंटेज एरर में क्या होता है ना कि आपको जो रिलेटिव एरर होता है ना डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, बस उसमें 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 जैसे मल्टीप्लाई कर दो कि आपको परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो बस ये तो ऑलरेडी निकाल रखा है 0.0065, उसमें 100 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा आपका, ये 2 डेसिमल आगे आ जाएगा 0.65%, ये आपका परसेंटेज एरर आ गया। ओके चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन एरर पर ही बेस्ड होगा। The masses of two bodies are measured to be 15.7 plus or minus 0.2 kg and 27.3 plus or minus 0.3 kg. What is the total mass of the two and the error in it? टोटल मास निकालना है, उसमें एरर निकालना है। तो आप देखो यहाँ पे पहला मास है आपका, तो पहला मास जो आपको देके रखा हुआ है वो कितना दिया हुआ है 15.7 प्लस और माइनस 0.2 kg, प्लस और माइनस 0.2 kg, और यहाँ पे आपका जो दूसरा मास दिया हुआ है वो है 27.3 प्लस और माइनस 0.3 kg। अब ध्यान से सुनो, इसमें आपको करना क्या है, आपको जो M1 लेना है ये आपका एक्चुअल मास होता है जो स्टार्टिंग में लिखा रहता है। तो M1 आपका 15.7 kg है और आपका जो M2 होगा वो आपका 27.3 kg होगा। तो आप ऐसे लिख दिया करो M1 और ये M2, और जो साइड में देकर रखा प्लस और माइनस में छोटा नंबर वो एरर होता है। तो इसका मतलब ये जो है वो एरर होगा मास M1 में, तो उसको आप डेल्टा M1 ले लो 0.2 kg। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी थियरी वाले पार्ट में करवा रखा है, और ये वाला पार्ट जो होगा ये सेकंड में एरर हो जाएगा M2 में, डेल्टा M2 विल बी इक्वल टू 0.3 kg। तो अगर आपको टोटल मास बोला है तो टोटल मास आपका ये होगा, इन दोनों को ऐड करके टोटल मास मैं यहाँ पे M ले लेता हूँ, तो टोटल मास M आपका क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। तो जो स्टार्टिंग के एक्चुअल मास देके रखे हैं उसको आप ऐड कर दो, 15.7 प्लस 27.3 ये कितना हो जाएगा 27 7 5 12 13 3 2 4 आई थिंक 3.0 kg if I'm not wrong। 27 प्लस 5 हाँ ठीक है 43 kg हो जाएगा। अब ये हो गया आपका मास, टोटल मास, इसमें एरर निकालना है। तो देखो m इज इक्वल टू M1 प्लस M2 लिखा है ना, प्लस हो या माइनस, एडिशन हो या सब, वही मच्छर जो है यार, ये मच्छर ने परेशान कर रखा है, कूद कूद के चले जाते हैं, इसके ऊपर निशान आ जाता है। m इज इक्वल टू M1 प्लस M2, प्लस हो या माइनस हो, एरर हमेशा ऐड होता है। तो यहाँ पे जो मास में एरर होगा, टोटल मास में एरर, वो क्या हो जाएगा, दोनों जो एरर है M1 M2 का उसको ऐड कर दो तो आपको टोटल मास का भी एरर मिल जाएगा। तो एरर क्या है 0.2 0.3, तो 0.2 प्लस 0.3 दैट इज इक्वल टू 0.5 kg। तो ये आपका मास का टोटल एरर हो गया 0.5 kg। समझ गए कि नहीं? यस, इस तरीके से आपका टोटल एरर आ गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। यहाँ पे भी वो एरर का ही क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे आपको देखे रखा हुआ है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम 100 प्लस और माइनस 1 सेकेंड। ये टाइम देके रखा है आपको, तो आपको टाइम का वैल्यू दिया हुआ है 100 प्लस और माइनस 1 सेकेंड। ओके, और आपको डिस्टेंस का वैल्यू देके रखा हुआ है, डिस्टेंस को मैं d ले लेता हूं, वो दिया हुआ है आपको 5.2 प्लस और माइनस 0.1 मीटर। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको जो यहाँ पे लेना है टाइम, वो टाइम का एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे 100 सेकेंड है, और जो प्लस और माइनस 1 में दिया रहता है वो टाइम का एरर हो जाएगा। तो एरर यहाँ पे 1 सेकेंड का है। उसी तरीके से आपको जो डिस्टेंस का एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे दिया है
वो 5.2 मीटर है, और ये 0.1 आपको दिख रहा है, ये आपका डिस्टेंस का एरर हो जाएगा, 0.1 मीटर का एरर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। अब आगे बात करते हैं, व्हाट इज द स्पीड एंड इट्स मैक्सिमम रिलेटिव एरर। स्पीड निकालना है और मैक्सिमम रिलेटिव एरर निकालना है। मैक्सिमम ही रहता है, जो भी एरर आप निकालते हो वो मैक्सिमम ही होता है। तो इवन अगर मैक्सिमम नहीं भी बोला है तो वो एरर मैक्सिमम ही होता है। तो आप ध्यान बस यहाँ पे दो कि रिलेटिव एरर पूछा गया है। आओ चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मूले की। फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बोला है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड v ले लो, डिस्टेंस d ले लो, टाइम t ले लो। तो पहले तो स्पीड निकाल के रख दो। स्पीड डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 5.2, टाइम दिया हुआ है 100। तो 5.2 अपॉन 100 इसको ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा स्पीड का वैल्यू 0.052 मीटर पर सेकेंड। आपको स्पीड तो मिल गया। तो मेरे हिसाब से पहले तो स्पीड पूछा गया था, आपका आंसर आ गया स्पीड का 0.052 मीटर पर सेकेंड। यस, ओके। अब उसके बाद रिलेटिव एरर पूछा गया है। तो देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में देखोगे तो यहाँ पे डिवीजन है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में रिलेटिव एरर ऐड होता है। तो यहां पे आप लिख सकते हो रिलेटिव एरर डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन डी प्लस रिलेटिव एरर इन टाइम। तो डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन रहा तो एरर इस तरीके से ऐड होता है। ये सब रिलेटिव एरर है। इसका रिलेटिव एरर इज इक्वल टू इसका रिलेटिव एरर प्लस इसका रिलेटिव एरर। तो हमें स्पीड का रिलेटिव एरर पूछा गया है, बस डेल्टा डी मतलब एरर इन डी कितना है 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1। और उसके बाद आपको डी से डिवाइड करना है, उसका एक्चुअल वैल्यू 5.2, तो ये 5.2 हो जाएगा प्लस डेल्टा टी। टाइम का एरर यहाँ पे 1 है, टाइम यहाँ पे आपको 100 दिया हुआ है, 1/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये 1/52 हो जाएगा, 1/52 प्लस 1/100, तो ये कितना हो जाएगा 152 अपॉन 5200। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 152 अपॉन 52 100 हो जाएगा। यही आपका रिलेटिव एरर है 152 अपॉन 5200। इसको फिर से आप लॉग से सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे सीधा आपको आंसर बता दे रहा हूँ, कैलकुलेट करके इसको सॉल्व कर लेना। सो यू विल गेट 152 डिवाइडेड बाय 5200। देखो डायरेक्ट करोगे तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसको लॉग टेबल का यूज करके सॉल्व किया जाता है ताकि आपका जल्दी आंसर आए। तो 0.029 आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर रिलेटिव एरर इन स्पीड। ओके, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एरर पे अगला क्वेश्चन आपके सामने, इन द फॉर्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी x इज इक्वल टू दिस एंड if the percentage error in the measurement of a b c and d are this and this respectively, calculate percentage error in x। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मैंने थियरी के दौरान करवाया था, वही सेम चीज यहाँ पे देख लेते हैं। देखो x क्वांटिटी ऐसा है, वो देकर रखा है a⁴ b⁴ अपॉन c⁴1/3 प्लस d⁴1/2, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाइड बाय d⁴1/2। अब परसेंटेज एरर इन x पूछा है, तो पहले एक काम करते हैं, रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं। जब भी आपका क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में रहा और पावर में रहा, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिलेटिव एरर ऐड होगा, तो आप सारे रिलेटिव एरर लिखोगे। और जब पावर होता है तो उतने टाइम्स रिलेटिव एरर हो जाता है। तो इसका आप कैसे आएगा बताओ, रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a, पर पावर 4 है ना, तो जितना पावर होता है उतने टाइम्स रिलेटिव एरर हो जाएगा। तो 4 टाइम्स रिलेटिव एरर इन a प्लस 3 टाइम्स रिलेटिव एरर इन b। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हमेशा प्लस आएगा, रिलेटिव एरर्स हमेशा ऐड होगा, प्लस 1/3 रिलेटिव एरर इन c और प्लस 1/2 रिलेटिव एरर इन d, दैट इज डेल्टा d बाय d। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहां पे लिख सकते हो डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 100। आप पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये रिलेटिव एरर से परसेंटेज एरर बन जाएगा। तो 4 टाइम्स डेल्टा a बाय a मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा, इसको आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप डायरेक्टली वैल्यूज डाल सकते हो। प्लस 1/3 टाइम्स डेल्टा c बाय c मल्टीप्लाइड बाय 100% और प्लस 1/2 डेल्टा d बाय d इंटू 100। तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एरर हो जाएगा। अब हमें परसेंटेज एरर इन x चाहिए 4। देखो ये है परसेंटेज एरर इन a,
परसेंटेज एरर ने कितना दिया हुआ है, अब देखो ध्यान से, ए बी सी डी, ए का 2 दिया है, बी का 3 दिया हुआ है, सी का एक सेकंड 2 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। अरे नहीं यार, ए बी सी डी 4 है ना, 2 3 4, एक सेकंड क्वेश्चन में घपला है, 4 वैल्यूज होने चाहिए थे, कुछ तो प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे, 4 वैल्यू 2 3 3 एंड 4 है, सॉरी 2 3% परसेंटेज एंड 4 है, तो मतलब ए में 2 है, डी में 3 है, सी में 3% है और डी में आपका 4% है। ये एरर दिया हुआ है 2 3 3 एंड 4%। तो ये ए में परसेंटेज एरर है, ए में परसेंटेज एरर कितना है बताओ, ए में 2% है, 4 इंटू 2% प्लस 3 इंटू बी में कितना है, बी में आपका 3% है, 3% है, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3% आपका सी में भी है, और प्लस 1/2 डी में आपका जो है 4% है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब फाइनली आप यहां तो क्या हो जाएगा 8% प्लस 9% प्लस 1% और प्लस 2%, टोटल कितना हो गया बताओ, 8 प्लस 9 17 18 19 20, टोटल 20% का परसेंटेज एरर आपको एक्स में मिल जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझ आएगा कि नहीं। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका, फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैविंग मास। ये मास दिया हुआ है और यहाँ पे आपको वेलोसिटी देके रखा हुआ है, चलो ठीक है, मास आपको ग्राम में देके रखा हुआ है, हम ग्राम में रहने देंगे, वेलोसिटी आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो सारे वैल्यूज आपको सीजीएस यूनिट में दे रखा है, आंसर आपका सीजीएस यूनिट में ही आएगा। तो आपको वैसे परसेंटेज एरर ढूंढना है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, यूनिट कुछ भी रहने दो। तो आप देखो यहाँ पे आपको मास देके रखा हुआ है 60.0 प्लस और माइनस 0.3 ग्राम। तो इसमें क्या होता है ना कि आपका मास पहला वाला आ जाएगा 60.0 ग्राम और उसके बाद ये एरर आ जाएगा, मास में एरर है 0.3 ग्राम। देन यू हैव वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको देके रखा है, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं यहाँ पे, देखो वेलोसिटी v जो होगा वो 25.0 होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जी बाद वाला है डेल्टा v, वो एरर हो जाएगा वेलोसिटी में 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बस हो गया, करना क्या, परसेंटेज एरर काइनेटिक एनर्जी में ढूंढना है, तो काइनेटिक एनर्जी का पहले फॉर्मूला लिखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। एरर में जो भी आपका नंबर होगा, एरर और डायमेंशंस के केस में नंबर को हटा दो आप मान लो नंबर है ही नहीं, क्योंकि नंबर में कोई एरर हो नहीं सकता, तो हाफ गायब कर दो। अब ये मल्टीप्लीकेशन वाला केस हो गया है, तो जहां पे रिलेटिव एरर ऐड होता है, तो डेल्टा के ई अपॉन के ई रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास का रिलेटिव एरर और प्लस वेलोसिटी का रिलेटिव एरर, लेकिन यहाँ पे पावर 2 है तो 2 टाइम्स वेलोसिटी का रिलेटिव एरर आ जाएगा। जितना टाइम्स जो पावर है तो उतना टाइम्स आपका रिलेटिव एरर हो जाता है। बस हो गया, हमें पहले रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं, परसेंटेज एरर के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा एम का वैल्यू यहाँ पे आपको 0.3 दिख रहा है और एम का वैल्यू आपका यहाँ पे 60.0 दिख रहा है, 60.0 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा वी का वैल्यू आपको 0.1 दिख रहा है और v का वैल्यू आपको 25.0 दिख रहा है। सो डेल्टा के ई अपॉन के ई रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ये 0.3 अपॉन 60, तो आप देखोगे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3/600 आ जाएगा, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3/600 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो मेरे हिसाब से 2/250 हो जाएगा, 2/250 हो जाएगा। तो 3 1 3 3 2 6, तो फाइनली आपको यहाँ पे 1/200 प्लस 2/250 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लोगे तो 150 का आधा कितना होता है 125, तो ये 1/125 आ जाएगा। बाद में आप इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे तो 125 200, तो 325/200 मल्टीप्लाइड बाय 125 हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। तो ये अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से एक काम करो आप, 125 2 250 3 4 125 इंटू 4 करोगे ना आप, तो 5 4 20 4 2 9 10 और 500 आ जाएगा, और 500 यहाँ पे तो यार मुश्किल है, चलो ठीक है जाने दो। आप देखो
मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 25 से डिवाइड कर दो इसको दोनों को, ये समझ में आया ना। एलसीएम लेकर सॉरी अपना डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे इसको 125/125 और यहाँ पे 200/200, तो ये हो जाएगा 325/200 इंटू 125। सो 25 5 125 होता है और यहाँ पे 25 5 125 6 150, तो मेरे हिसाब से 25 1 25 हो जाएगा और बचेगा 5 जो 7 और 25 3 हो जाएगा। 25 इंटू 13 आपका, तो ये 25 मतलब से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये आपका फाइनली आ जाएगा 13/5 2 10,000। यार ये तो सिंपल था बड़ा, 13/1000 आ गया, तो आपका ये कितना हो जाएगा 0.013 आ जाएगा। सो डेल्टा के ई कैलकुलेशन आप देख लेना अपने हिसाब से, मैंने अपने हिसाब से कर दिया है, ये आपका रिलेटिव एरर आ गया। अब आपको अगर परसेंटेज एरर चाहिए काइनेटिक एनर्जी में, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा के ई अपॉन के ई मल्टीप्लाइड बाय 100। जो भी आपका रिलेटिव एरर आया है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो 0.013 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट गिव्स यू 1.3% का परसेंटेज एरर। ये आ गया आपका परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन ये रहा। In an experiment to determine the volume of an object, mass and density are recorded as ये मास है आपका, ये डेंसिटी दिया हुआ है, पूछा क्या है कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे मास m, यहाँ पे आप 5 kg लिख लो और उसके अंदर का जो एरर है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 0.15 kg, और उसके अलावा आपका जो डेंसिटी दिया हुआ है वो है 5 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, और उसमें जो एरर है डेंसिटी में वो कितना दिया हुआ है 0.2 kg पर मीटर क्यूब। और आपको पूछा क्या है वॉल्यूम में परसेंटेज एरर पूछा है, मतलब डेल्टा v बाई वी इंटू 100। तो आप वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला बनाओ। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। अब यहां पे देखो डेल्टा v बाय वी इज इक्वल टू डेल्टा m बाय m प्लस डेल्टा रो बाय रो। रिलेटिव एरर इन v इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन m प्लस रिलेटिव एरर इन डेंसिटी। देखो जब डिवीजन रहा मल्टीप्लिकेशन रहा तो रिलेटिव एरर ऐड होगा, हम कई बार कर चुके हैं चीज। तो पहले आप रिलेटिव एरर निकाल लो, परसेंटेज एरर के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पिछले केस में परसेंटेज एरर पूछा था कि रिलेटिव एरर? हाँ परसेंटेज एरर पूछा था, ठीक है, इसमें भी वही है। अब डेल्टा एम क्या है बताओ 0.15, बस अब ये कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं। एम आपका कितना है 5 है, प्लस डेल्टा रो कितना है 0.2, रो कितना है आपका बताओ 5 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा वी बाय वी, डेल्टा वी बाय वी, ये दोनों आपका 5 ही दिया है क्या, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है। तो जीरो ये हो जाएगा 0.15 प्लस 2, तो 0. मेरे हिसाब से 35 हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इन दोनों को ऐड कर दो, 5 डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो 0.35 हो जाएगा। 0.35 अपॉन 5, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.07, ठीक है। परसेंटेज एरर के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है आपको, सो परसेंटेज एरर डेल्टा वी बाय वी मल्टीप्लाइड बाय 100%, यही ना परसेंटेज एरर, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 0.07 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट गिव्स यू 7%। तो यहाँ पे 7% का आपका एरर आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे फिर से एक है, देख लेते हैं। इफ द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज दिस, सिलेंडर का लेंथ दे रखा है, लेंथ आपका दिया हुआ है 4 और यूनिट इसका क्या है बताओ सेंटीमीटर, 4.00 सेंटीमीटर। इसमें जो एरर है लेंथ में वो दे के रखा है 0.001, ये 0.001 नहीं हो सकता है, ये 0.01 होगा, 001 नहीं होगा। यहाँ पे 2 ही डेसिमल है और यहाँ पे 3 डेसिमल नहीं हो सकता, एरर में भी 2 ही डेसिमल होगा। मैं एक बार कंफर्म कर लूं क्वेश्चन देख के, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। 0. गया 0.001 दिया हुआ है, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज 4.00, नहीं यार ये नहीं होगा, तो क्वेश्चन में मिस्टेक है।
ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये 0.01 कर लेना है इसको, क्योंकि देखो जो आपका यहाँ पे मेजरमेंट होगा 4.00 ना, जो मेजरमेंट होगा या तो इसमें बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है या फिर क्वेश्चन में ही गड़बड़ हो सकता है, पर आपका यहाँ पे 2 डेसिमल है तो यहाँ पे एरर में 2 से ज्यादा डेसिमल हो ही नहीं सकता। जितना डेसिमल आपका एक्चुअल वैल्यू में होता है उतना ही एरर में भी होता है, तो ये तो गड़बड़ है थोड़ा सा, तो ये 0.01 सेंटीमीटर होगा। चलिए अब उसके बाद रेडियस की बात की गई है, तो रेडियस आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 0.0250 सेंटीमीटर, और उसके अंदर का जो एरर है वो 0.001 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे भी देखो घपला है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल 1 2 3 4 है और यहाँ पे डेसिमल 3 ही है, ये नहीं होगा। तो एक काम करो, इस 0 को हटा दो आप, यहाँ पे डेसिमल मैटर करेगा, डेसिमल मैटर करता है, ये सेंस ही नहीं बना रहा है क्वेश्चन। तो 0.025 और यहाँ पे डेल्टा आर का वैल्यू 0.001, तो तीन डेसिमल यहाँ पे भी आ गया, 3 डेसिमल यहाँ पे भी। वैल्यू में और एरर में सेम डेसिमल्स होनी चाहिए, अलग नहीं हो सकते हैं। तीसरा देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है 2 डेसिमल है 2 डेसिमल है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका जो मास है वो है 6.25 ग्राम और इसके अंदर जो एरर है वो 0.01 ग्राम है, ये भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला ये गया है कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी। चलो पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी को मैं रो लिख रहा हूं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और ये किसका वॉल्यूम है बताओ, सिलेंडर का। तो पहले आप बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच मतलब उसका हाइट, लेकिन इसके हाइट को इन लोगों ने लेंथ ले रखा है, तो एल ले लो। मतलब लेंथ ऑफ द सिलेंडर और हाइट ऑफ द सिलेंडर सेम चीज होता है, एच की जगह पे आप एल लिख लो। अब यहाँ पे देखो पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट जैसे आपको दिखा नंबर दिखा आप उसको भूल जाओ एरर के टाइम पे। फिर से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली बात आ गई, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका एरर है, रिलेटिव एरर पहले हम निकाल लेते हैं, परसेंटेज एरर बाद में निकाल लेंगे। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालते हो बताओ, डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू एम का डेल्टा एम बाय एम प्लस पाई को भूल जाओ नंबर है, अब पावर है ना, पावर उतने टाइम्स आ जाएगा आपका, तो 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर, 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर, और प्लस आपका लेंथ है डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल बाय एल। चलो इसको सॉल्व करते हैं अब। डेल्टा एम बाय एम, डेल्टा एम का वैल्यू क्या है 0.01, दिस इज 0.01, एम का वैल्यू है 6.25, तो ये 6.25 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर क्या है आपका 0.0001, और यहां पे भी आपका क्या होगा 0.0025, 0.0025 प्लस डेल्टा एल का वैल्यू क्या है 0.01 अपॉन 0.01 अपॉन 4.00। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/265, प्लस ऊपर नीचे आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2/25, और प्लस ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/400। 1/400 1 2 3 1000 से 25, 2/25 और ये 1/625। तो आप यहाँ पे देखो 625 को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 25 इंटू 25 625 होता है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको 25 और ऊपर नीचे 25 मल्टीप्लाई करो 50, तो ये हो जाएगा 51/625, और प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो 1/400 है, तो 625 और 400 कैसे करेंगे, इसको आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा क्या, 400 और 625 का कोई कॉमन मल्टीपल होगा 3, 625 6 2 देखते हैं, 625 जो है 625 इंटू 4 करेंगे तो 2500 नहीं, 625 इंटू 5 करेंगे 625 नहीं होगा यार, छोड़ो काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 51 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 51 मल्टीप्लाइड बाय 400, इसको सॉल्व कर लो आप, 2400 प्लस 625, बड़ा सा नंबर आ जाएगा, तो 625 मल्टीप्लाइड बाय 400 दैट गिव्स यू 250,000, बड़ा भयानक सा नंबर आ गया भाई। चलो इसको सॉल्व कर लो, एक काम करो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। सो डेल्टा रो अपॉन रो 2044
20400 प्लस 625, तो ये कितना हो जाएगा 20400 प्लस 625, दैट गिव्स यू 21025 डिवाइडेड बाय, ये बड़ा खतरनाक नंबर है। देखो ये सब इस तरीके का अगर वैल्यू आया आपका तो आप जा सकते हो सीधा। अच्छा 25 से मेरे हिसाब से जाएगा क्या, चलो देखते हैं। सो 21025 डिवाइडेड बाय 250000, दैट गिव्स यू 0.0841, तो 0.08। एक बार भाई यहाँ पे कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेना अपने तरफ से, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन में हो सकता है गड़बड़ हो जाए मेरे से, हो सकता है भाई गड़बड़ किसी से भी हो सकता है, तो मैं भाई आंसर याद करके तो नहीं आया हूँ, तो कैलकुलेशन काफी बड़ा है, तो जनरली इसके बाद ना हम लॉग यूज कर लेते हैं, लेकिन मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, ये नंबर आया मेरा। फिर भी एक बार आप वेरीफाई कर लेना कैलकुलेशन को, तरीका बस समझ लो। अब डेल्टा रो बाय रो आपका 0.084 आ गया, आपको चाहिए परसेंटेज एरर, तो ये था रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर निकाल देने के बाद आपको परसेंटेज एरर निकालना होता है, और परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा रो बाय रो मल्टीप्लाइड बाय 100। जो आपका रिलेटिव एरर आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 8.41%। तो ये इसमें काफी कैलकुलेशन इन्वॉल्व था और कुछ नहीं, बाकी क्वेश्चन जो था वो पिछले जैसा ही था जो हम लोग अभी सॉल्व कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, मेरे हिसाब से शायद ये एरर का आखिरी क्वेश्चन होगा, लेट मी जस्ट चेक एक सेकेंड, और फिर शायद दूसरा कौन सा क्वेश्चन है 15, रुको यार आगे बढ़ देते हैं ना, हाँ एरर का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। The acceleration due to gravity is determined by using a simple pendulum of length L, तो लेंथ देके रखा है आपको 100 सेंटीमीटर, फिर से देखो 100 सेंटीमीटर, और उसके अंदर का जो एरर है ये सब लिख लेते हैं पहले, वो 0.1 से, अब देखो यहाँ पे फिर से घपला है, 100 प्लस और माइनस 0.1 कर रहे हैं, तो इसमें घपला है, ये 100.0 होना चाहिए था, इसको मैं यहाँ पे 100.0 कर देता हूँ, एक्चुअल में 100.0 होना चाहिए था, 0.0 अपने तरफ से डाल दो, 100.0 होना चाहिए था, क्योंकि डेसिमल देखो यहाँ पे एक है तो यहाँ पे भी एक होना चाहिए, 0.1 सेंटीमीटर। और टाइम पीरियड आपका जो है वो टाइम पीरियड देके रखा हुआ है, अरे यार ये तो सब गड़बड़ी कर रहे हैं, 2.00 होना चाहिए, तो 2.00 लिख देता हूं मैं, जो सही है करेक्ट कर दे रहा हूं मैं। आपका क्वेश्चन एक्चुअली वैसा ही है, इन्होंने क्वेश्चन ही गलत फ्रेम करके रखा हुआ है, तो रूल के हिसाब से डेसिमल्स दोनों का सेम होना चाहिए, तो 2.00 सेकेंड, और यहाँ पे इसका जो एरर है वो 0.01 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी, जी का परसेंटेज एरर, तो पहले तो जी का फॉर्मूला निकालो। अब सिंपल पेंडुलम का आपको मैंने थ्योरी कराते समय उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताया था, t इज इक्वल टू 2π√L/g होता है। आप दोनों, अब हमें g चाहिए ना, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² L/g हो जाएगा, तो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4π² L/t², ये g का फॉर्मूला आ गया। अब इसके हिसाब से आप क्या करोगे, जी में एरर निकालो, पहले आप रिलेटिव एरर निकालोगे डेल्टा g/g, तो डेल्टा g/g इज इक्वल टू, नंबर को भूल जाओ 4π² L, तो डेल्टा L/L प्लस 2 टाइम्स डेल्टा t/t, 2 टाइम्स डेल्टा t/t, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन होगा और कुछ नहीं। डेल्टा L का वैल्यू क्या है 0.1 है, 0.1 डाल दो, लेंथ का वैल्यू 100.0, तो 100.0। अब इसको इस कैलकुलेशन में 100 लिखो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट था, यहां पे जरूरी है कि आपका डेसिमल होना चाहिए था। 2 टाइम्स डेल्टा टी का वैल्यू 0.01 है और टाइम का वैल्यू 2.00 है। चलिए इसको सॉल्व करो, आप अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 1/100 हो जाएगा, यहाँ पे आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2/200 हो जाएगा, तो ये आपका 1/100 प्लस 1/100, तो ये हो जाएगा 2/100 या 0.02, ये आपका डेल्टा g/g आ गया 0.02। अब आपको चाहिए परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करोगे, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है डेल्टा g/g, जो आपका रिलेटिव एरर आया है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रिलेटिव एरर 0.02 आया था, उसको 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको परसेंटेज एरर आ जाएगा विच इज
2%. वेरी सिंपल, वेरी स्वीट, वेरी सिंपल. ओके, आगे बढ़े. तो यहां पे एरर वाला पार्ट आपका हुआ खत्म बच्चों. अब आगे यहां पे इस केस में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के आपको रूल्स फॉलो करने हैं. रूल्स मैंने सारा बता रखा है, थियरी में आप एक बार देख लेना. और बहुत सिंपल रूल्स है. आपको बताना है राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग. तो पहला नंबर आपका यहाँ पे देके रखा है 0.003. इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स में SF शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं. देखो, जो 0 लेफ्ट में है, एक्सट्रीम लेफ्ट में, वो काउंट नहीं होते सिग्निफिकेंट फिगर में. तो इसमें सिर्फ आपका एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, वो 3 होगा. दूसरा नंबर आपका है 0.1250. अगर डेसिमल रहा तो राइट का 0 काउंट होता है और लेफ्ट का वैसे भी काउंट नहीं होता. तो 1 2 3 4. तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 4 हो जाएगा. 6.4 इंटू 10⁻⁶. 10 का पावर हम देखते नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर में. बाकी यहाँ पे 2 नंबर है, 2 नॉन जीरो नंबर है, तो दोनों सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे. तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा, 2. एंड देन वी हैव 1.6 इंटू 10⁻⁻19. फिर से 10 का पावर हम देखते नहीं है, तो यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा. 1 और 6 दोनों नॉन जीरो नंबर है, दोनों सिग्निफिकेंट होंगे. और लास्ट फाइनली आपका 9.1 इंटू 10⁻31. इसमें भी 10 का पावर हम देखते नहीं है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, तो ये 2 आ जाएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़े और चलो देखते हैं. द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 2.14 सेंटीमीटर. ओके, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. वॉल्यूम निकालना है, चलो देखते हैं. डायमीटर आपको देके रखा हुआ है, डायमीटर इज इक्वल टू 2.14 सेंटीमीटर और हमको वॉल्यूम चाहिए. तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब. अब आपका जो रेडियस होता है वो रेडियस होता है डायमीटर का आधा. तो आप r की जगह पे d/2 लिखो और उसका क्यूब कर दो. तो ये हो जाएगा 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय d क्यूब बाय 8. 2 to the 4 to the 8. तो 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा. तो ये पाई d क्यूब अपॉन 3 2 जा 6 हो जाएगा. बस इसको सॉल्व कर लो वॉल्यूम को. देखो ये तो ऑब्वियसली बात है कि सॉल्व आप आराम से कर सकते हो. ये वॉल्यूम आपको निकालना है. मेन चीज वॉल्यूम निकालना नहीं है. वॉल्यूम आपको फॉर्मूला पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल लोगे. मेन ये है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लास्ट में कितना रखना है, ये इंपॉर्टेंट है. तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. पाई का वैल्यू आपका 3.14 ले लो और d का वैल्यू जो है आपका वो 2.14 है. तो 2.14 का क्यूब हो जाएगा और फिर नीचे आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा. तो भाई ये थोड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन जाएगा. आप इसको लॉग से सॉल्व कर सकते हो. खुद भी सॉल्व ऐसे करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा. लॉग से सॉल्व करना बेटर होगा. तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 2.14 का क्यूब और डिवाइडेड बाय अगर आप 6 करोगे तो आपको आंसर आएगा 5.1288. पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 5.1288. और भी डेसिमल है पर यहां तक मैं लिख के क्यूब कर दे रहा हूं इसको. अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना रखना है. तो आप नंबर्स को देखो, आप 3.14 2.14 और 6 इसको कर रहे हो. लेकिन ध्यान देना इन सब चीजों में, इन सब नंबरों में जो नंबर पहले से ही फिक्स होता है. 3.14 क्या है? पाई है. 6 3 2 ये सब नंबर्स हमने मेजर नहीं किया हुआ है. आपने मेजर जो है सिर्फ डायमीटर किया हुआ है. तो डायमीटर को छोड़ के बाकी सारा नंबर जो है उसको आपको देखना नहीं है. जो फॉर्मूले में पहले से ही इन्वॉल्व है उसको आपको नहीं देखना है. आप जो मेजर करते हो, आपने मेजर क्या किया? डायमीटर किया स्फीयर का. तो इसमें देखो, अब यहां पे आप देख सकते हो कि आप 2.14 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो. तो मैंने आपको लास्ट में बताया था जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को, तो मल्टीप्लीकेशन में 3 बार आप क्या कर रहे हो, जो नंबर को आप मेजर कर रहे हो सिर्फ उसी को देखना है. 2.14 तो आपने यहाँ पे 2.14 2.14 2.14 क्यूब का मतलब तो यही होता है ना, 3 बार मल्टीप्लाई किया है. आपको ये देखना है कि जो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में उन नंबर्स में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने होंगे वही सिग्निफिकेंट फिगर आपके आंसर में भी होना चाहिए. अब यहाँ पे तीनों नंबर सेम है तो तीनों में सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है. और वो आप देख सकते हो कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है.
तो अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उन नंबर्स में जिन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और यही सबसे कम है, अरे यही है ही, एक ही नंबर ही है, वही नंबर 3 बार मल्टीप्लाई किया है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपके आंसर में भी होना चाहिए। पर आपके आंसर में आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 है, तो आपको करना पड़ेगा राउंड ऑफ। राउंड ऑफ अगर आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, मतलब इस नंबर तक राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ के रूल के हिसाब से 2 के आगे 8 है तो ये 3 हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर 5.13 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये आंसर लिखोगे तो ही सही आएगा। आप यहां तक कर दिए पूरा कैलकुलेट करके मेहनत करके, पर देखो उनका एम ये नहीं है कि आप वॉल्यूम कैलकुलेट करके बताओ, वो तो हमने बचपन में सॉल्व किया हुआ है। मेन चीज ये है कि रूल के हिसाब से कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में जिन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो मेजर करके, उसमें आपको ये देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर क्या है उन नंबर में से। तीनों नंबर सेम है तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 आ जाएगा, जो कि सबसे कम होगा। सबसे कम मतलब क्या, एक ही है तो 3 ही लेंगे, तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल आंसर में भी 3 ही होना चाहिए। ओके, चलिए ये तो हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, और यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपका वो देखते हैं। द लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर 4.34 मीटर, 1.005 मीटर एंड 2.01 मीटर। ये 3 आपका यहाँ पे, मतलब आपका मेटल का शीट कुछ ऐसा होगा इस तरीके से, तो ये उसका थिकनेस हो जाएगा, तो ये लेंथ होगा और ये ब्रेड्थ होगा और ये आपका थिकनेस है, ये टी थिकनेस है। ओके, ये थिकनेस है टी आपका। तो इन्होंने क्या पूछा, गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। फिर से देखो, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको देख रखना है, बाकी एरिया वॉल्यूम निकालना तो आसान है। और एरिया यहाँ पे देखो, अगर आप टोटल एरिया निकालोगे तो सारे शीट के हर एक, जैसे यहाँ पे आपको टोटल 6 रेक्टेंगल्स मिलेंगे, एक नीचे दूसरा और बाकी साइड का। और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि आपको ये सारा का सारा पूछा गया है, नहीं तो वहां पे मेंशन किया गया होता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शीट। तो मैं अपने समझ के हिसाब से क्वेश्चन में एक्चुअली प्रॉपर मेंशन नहीं किया कि कौन सा एरिया निकालना है, तो सिर्फ शीट का एरिया बोला। इसका मतलब आपको उसके सरफेस का एक, ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस दिख रहा है ना टॉप का, इसका एरिया आपको निकालना है, तो वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो पहले आप लिख लो यहाँ पे लेंथ कितना है, लेंथ दिया आपको 4.234 मीटर, ब्रेड्थ आपको दिया हुआ है 1.005 मीटर, और आपको जो थिकनेस देके रखा है वो 2.01 सेंटीमीटर है। तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, मीटर में सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करोगे तो 10⁻² मीटर ऐसा रहने दो। अगर हम एरिया की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना है हमको। लेंथ आपका है 4.234 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ 1. दोनों मीटर में ही है, आंसर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा 005। तो ये आंसर आपका 4.2 के आसपास ही आएगा। मैं एक बार कैलकुलेट कर लूं कि 4.234 मल्टीप्लाइड बाय 1.005, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है 4.25517 दिखा रहा है मीटर स्क्वायर। नाउ सी, यहाँ पे आपका जो नंबर है ये मैटर करेगा सिग्निफिकेंट फिगर कितना रखना है। यहाँ पे रूल ये कहता है कि जो दो नंबर आपको मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें पहले चेक कर लो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना ही आपको आंसर में रखना है। तो आप यहाँ पे देखो, लेंथ में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 4, चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ब्रेड्थ में इसमें भी चारों हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4 है, क्योंकि जो 0 बीच में आता है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। और यहाँ पे 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ये जो आपका तीसरा है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 ही है। 10 के पावर में ही रखना है, 10 का पावर हम काउंट नहीं करते, सिग्निफिकेंट फिगर में देखते नहीं है, तो आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिल जाएगा टी में। इन दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम है, दैट इज 4 और 4, तो मिनिमम भी 4 ही हुआ। आपके आंसर में भी 4 ही होना चाहिए। 1 2 3 4 यहां तक आपको राउंड ऑफ करना है। 5 के आगे 1 है वैसे भी, तो आप ये नंबर हटा दो, ऐसे ही राउंड ऑफ करोगे तो 4.255 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो रूल के हिसाब से अगर ये 1 है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, और बाकी नंबर आप हटा सकते हो। तो आपका एरिया का जो वैल्यू है वो ये आ जाएगा। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो भाई वॉल्यूम क्या होता है, अब ये आपका एक पैरेललोपाइप्ड बन गया है, शीट जो है आपका पैरेललोपाइप्ड है, तो इस केस में आपका वॉल्यूम जो होगा वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट या फिर थिकनेस। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपका यही है 4.234,
4.234 मल्टीप्लाइड बाय 1.005 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 2.01 इंटू 10⁻²। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2.0 एक सेकंड में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो यू विल गेट 2.01 को इनसे मल्टीप्लाई कर दोगे 8.55289117 8.552 तो बड़ा खतरनाक आंसर आ रहा है 8917 इंटू 10⁻²। अच्छा एक चीज और यहां पे आप समझो कि ये आपका मीटर स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी ये आंसर मीटर स्क्वायर है ना, ये मीटर क्यूब आ जाएगा। चलो बाद में देख लेंगे ये मीटर क्यूब। अच्छा एक बात यहां पे समझो कि यहां पे फिर से वही काम हम लोग करेंगे, और अगर आप कैलकुलेटर से या फिर मैन्युअली जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगा, लेकिन हम बड़े बड़े ऐसे जो वैल्यूज होते हैं उसका मल्टीप्लीकेशन का कैलकुलेशन हम लॉग टेबल से करते हैं। तो अगर आप लॉग टेबल से सॉल्व करते हो तो ये नंबर थोड़ा सा अलग आ सकता है, ये जो नंबर है लास्ट के कुछ 2-3 डिजिट्स हैं वो अलग आ सकते हैं, तो उसमें घबराना नहीं है, वो भी चल जाएगा। तो लॉग से करोगे जो आंसर आएगा वो भी चल जाएगा, अगर डेसिमल में कुछ डिफरेंसेस रहा तो, क्योंकि लॉग से सॉल्व करने पर और हम जब मैन्युअली सॉल्व करते हैं या कैलकुलेटर से सॉल्व करते हो आप, तो थोड़ा सा आंसर में जो है या नंबर्स में लास्ट के डेसिमल्स में डिफरेंस आ जाता है, तो वो चल जाएगा, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब सुनो, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट सॉरी इन दोनों में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मिनिमम 3 हुआ, आंसर में भी कितना होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। तो आपको इसे राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट तक, 1 2 3 सबको हटा दो, और 5 के बाद आपका 2 आ रहा है, इसका मतलब 5 का 5 ही रहने वाला है। सो इट इज 8.55 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा 8.55 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब। सिंपल। तो इस तरीके से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर को लेकर मेरे हिसाब से वैल्यू तो हो ही गया, अब शायद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का 1-2 क्वेश्चन होगा, एंड देन वी आर डन विद दिस चैप्टर। न्यूमेरिकल्स समाप्त। चलो देखते हैं। न्यूक्लियर रेडियस आर हैज अ डिपेंडेंस ऑन द मास नंबर ए एज ए आपको देके रखा हुआ है 1.3, सॉरी आर दिया हुआ है ना, आर दिया हुआ है आपका 1.3 इंटू 10⁻16 और ए रेज टू 1/3। मास नंबर ए का वैल्यू 125 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे 125 लिख दो। 16 ए का वैल्यू 125 दिया है, 125 पावर 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। मैं बताता हूँ आगे। ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो पहले इसको सॉल्व कर लो आप। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा 1.3 इंटू 10⁻16 पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट। 125 का क्यूब रूट क्या होता है बताओ? क्यूब रूट मतलब ऐसा कोई नंबर लो जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आपको 125 आ जाए। तो ये तो आप जानते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है, तो 125 क्यूब रूट 5 हो जाएगा। 13 5 65, 6.5 इंटू 10⁻16। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का रूल याद करो, नंबर को आपको a इंटू 10⁻n के फॉर्म में लिखना है, n आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन a जो है वो 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो a इंटू 10⁻n के फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये a क्या 0.5 और 5 के बीच में है? नहीं, 5 से बड़ा हो गया है। तो आप क्या करोगे, इसको 0.5 और 5 के बीच में लाने के लिए एक डेसिमल पीछे शिफ्ट कर दो, 0.65। अब आप एक डेसिमल आगे गए हो तो आपको 10⁻1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको कंपनसेट करने के लिए, और फिर यहाँ पे 10⁻16 तो है ही। तो फाइनली 0.65 इंटू 10⁻15 हो जाएगा। अब a इंटू 10⁻n के फॉर्म में आ चुका है, तो जो 10 का पावर होता है वही आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ चुका है 10⁻15। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या है बताओ? A large ball 2 meter in radius is made up of a rope of square cross section with edge length 4 mm. Okay. Neglecting the air gaps in the ball, what is the total length of the rope to the nearest order of magnitude? चलो ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है। देखो वो क्या बोल रहा है कि हमने बहुत बड़ी सी रस्सी ली, रोप लिया और उसको गोल गोल घुमा के एक बॉल बना दिया। उस बॉल का रेडियस आपको देख रखा है 2 मीटर,
और बोला है कि जो रस्सी हमने लिया है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो एक्चुअली में एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। मतलब जनरली रस्सी आपका ऐसा होता है जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, और ये रस्सी आपका एक सिलेंडर होता है। लेकिन इन्होंने बोला कि रस्सी सिलेंडर नहीं है, रस्सी जो है वो एक हिसाब से समझ लो आप पैरेललोपाइप जैसा है, और रस्सी आपका कुछ ऐसा है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है ना वो स्क्वायर है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है और ये आपकी रस्सी है। ठीक है, बोला ये जो है कि लेंथ, इसका लेंथ हमें पता करना है, लेंथ का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता करना है। अभी रस्सी कितनी बड़ी है, तो जो भी रस्सी बड़ी है उस रस्सी का हमने गोल गोल बना के क्या कर दिया, एक स्फीयर बना दिया, गोला बना दिया, लार्ज बॉल। तो ये बड़ी सी रस्सी है मान लो, इसको आपने गोला बना दिया ऐसे ऐसे करके, और इसका जो आपका रेडियस है वो रेडियस आर आपको दे के रखा हुआ है, और ये रेडियस आर कितना दिया हुआ है, ये 2 मीटर दिया हुआ है। दूसरी बात, यहां पे जो इसका साइड है, ये ले लेते हैं हम लोग, ये साइड 4 mm दिया हुआ है। 4 mm का मतलब होगा 4 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। अब लेंथ कैसे पता करोगे, तो देखो रस्सी का जो टोटल लेंथ है, रस्सी का टोटल वॉल्यूम निकालो, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, जगह तो एक जैसा ही लेगा ना वो, चाहे वो बड़ा सा रस्सी रहे, उसको गोल गोल घुमा के अगर आप ये स्फीयर बना दोगे तो इन दोनों के केस में वॉल्यूम सेम रहेगा। तो आप दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ रोप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉल। अब ध्यान रहे कि रोप जो आपका है वो एक पैरेललोपाइप हो जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब इसका लेंथ L है और ब्रेड्थ और हाइट जो है वो A है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ये वॉल्यूम हो गया आपके रस्सी का, विच इज अ काइंड ऑफ पैरेललोपाइप। और ये जो आपका स्फीयर है, बॉल तो स्फीयर है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr3। दोनों को इक्वेट कर दो, बाकी सब आपको दे के रखा है, आपको L मिल जाएगा। L पता करना है आपको, सो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4π, R कितना दिया आपको, 2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पे A जो है उसका स्क्वायर कर दो आप। सो फाइनली इट विल बी 4 × 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय A कितना दिया आपको, 4 × 10⁻³ तो 4 × 10⁻³ का अगर आप क्यूब कर दोगे, क्यूब करोगे स्क्वायर करोगे, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा 4 × 3.14 × 8 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 × 10⁻6, इसको स्क्वायर कर दोगे तो। अब यहाँ पे देखो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा, तो 6.28 L का जो वैल्यू आपका आएगा वो आएगा 6.28, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो अपॉन 3, और ये 10⁻6 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻6 बन जाएगा, ये रहा 10⁻6। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चाहिए, पहले इसको सॉल्व करो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। रहने दो, 2 डेसिमल काफी है, इवन 1 डेसिमल भी काफी हो जाता है, इंटू 10⁻6 ये आपका मीटर हो जाएगा। तो रोप का लेंथ 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर है। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करते हैं, A इंटू 10⁻n के फॉर्म में लाते हैं, जहां पे जो नंबर है A वो 5 से छोटा और 0.5 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए। अब ये पहले से 0.5 और 5 के बीच में है, तो इसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, डेसिमल को शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है, और आपका जो 10 का पावर है वही आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पे आपका आ गया 6, ये रहा आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, सारा क्वेश्चन तो हो चुका है। एक लास्ट में आपका टेक्स्ट बुक मैंने एक एमसीक्यू देखा, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एरर पर बेस जाइए। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल देके रखा हुआ है, अब इसका साइड जो है वो आप A ले लो और ये B ले लो, ठीक है। तो साइड में एरर जो है वो 1% दे रखा है। अब परसेंटेज एरर दे रखा है, तो आपको पता है ना परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल्टा A अपॉन A मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंटेज एरर हो गया, राइट। तो साइड में परसेंटेज एरर 1 देके रखा है, तो साइड A भी हो सकता है B भी हो सकता है, तो आप दोनों में ले लो 1%, और आपका डेल्टा B बाई B जो होगा
इसका भी परसेंटेज एरर 1 ही होगा। ये दूसरा साइड हो गया, बड़ा वाला साइड। अब पूछा क्या गया बताओ, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स एरिया। इसका जो एरिया होगा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ए इंटू बी हो जाएगा, ए इंटू बी। एरिया में कितना परसेंटेज एरर आएगा, मल्टीप्लीकेशन में रिलेटिव एरर ऐड हो चुका है, हम पहले ही कर चुके हैं। सो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में रिलेटिव एरर इस तरीके से ऐड होता है। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इक्वेशन बन जाएगा परसेंटेज एरर के लिए, मल्टीप्लाइड बाय 100% इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय 100% प्लस डेल्टा बी बाय बी मल्टीप्लाइड बाय 100%। हो गया ना। हमें क्या चाहिए, परसेंटेज एरर ए का चाहिए। ए का, स्मॉल ए का, ये वाला साइड का परसेंटेज एरर आपको देके रखा है 1%, सो दैट विल बी इक्वल टू 1% प्लस बी का 1%, टोटल कितना हो जाएगा 2%। तो एरिया में परसेंटेज एरर आपका 2% आ गया है। तो फाइनली बच्चों आपका फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल्स यहां पे होता है खत्म। आगे देखेंगे हम सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, हर चैप्टर का इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स वन शॉट लेकर खत्म करते जाएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।